टेस्टी फूड किचन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार खिचड़े की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और इस रेसिपी को फॉलो करके आप खिचड़ा बनाएंगे तो आपका खिचड़ा भी इंशाल्लाह इतना ही लजीज और लाजवाब बनेगा। आज मैं आपके साथ खिचड़ा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये खिचड़े का गेहूँ है पाव किलो 250 ग्राम, और इसी के अंदर मैंने 2 मुट्ठी चावल, ये दोनों चीज़ों को एक की, इन्हें अच्छी तरह से साफ की, धोई और धो के मैंने इसे सारी रात भिगो करके रख दी थी। अब ये भिगोने के बाद ये आसानी से पकने के लिए तैयार है। कम से कम इसे 4 से 5 घंटे तो भीगना ही चाहिए। तो ये पाव किलो गेहूं और 2 मुट्ठी चावल है भिगोए हुए। और नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है, इसमें दालें भी उतनी ही क्वांटिटी में ऐड होंगी जितना क्वांटिटी हमने गेहूं लिया है। अगर हमने पाव किलो गेहूं लिया है तो ये मिक्स दालें भी, इनका रेशियो भी प्रोपोर्शन में बराबर लेंगे और इन्हें भी पाव किलो ही बनाएंगे। अगर आधा किलो गेहूं ले रहे हैं तब इन दालों को मिक्स करके भी आधा किलो ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो दालें ली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लाल मसूर की दाल है, ये तुअर और वटाने की मिक्स दाल है। मैं हमेशा तुअर और वटाने की दाल को जो है मिक्स करके ही मैं रखती हूँ, तो ये मेरे पास इसी तरह थी। और वटाने की दाल जब हम किसी भी दाल में डालें, दाल गोश्त में डालें या खिचड़े में, तो बहुत ज़्यादा वो रेसिपी सौंधी सौंधी बनती है, तो इसीलिए मेरे पास तो ये मिक्स ही होता है। तो तुअर और वटाने की अगर आप भी इस तरह से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप सिर्फ तुअर की दाल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये धुली हुई उड़द की दाल है, ये चने की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, और ये एक ज़रा सी क्वांटिटी में मैंने छिलके वाली उड़द की दाल ली थी। और इन सब दालों को भी मैंने मिक्स करके धो के और भिगो दी थी मैंने। अब यहाँ पे मेरी ये दालें हैं जिन्हें मैंने साफ करके धो के मिक्स करके, सारी दालें हैं पाव किलो ही क्वांटिटी में, इन्हें भी मैंने भिगो करके रख ली थी। और ये भीग करके देखिए ये ऐसी थी, हो जाती है ये ऐसी, ये सारी मिक्स दालें हैं। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स दाल और गेहूं के मैंने अभी शेयर की हूँ, और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं वो मैं आपके साथ में रेसिपी के बीच में ही शेयर करूँगी, तो इसलिए आप रेसिपी को पूरा देखें। अब आगे चलते हैं। मैंने जो गेहूं भिगो के रखी थी उसे मैंने अपने कुकर में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। और इस कुकर में ये एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज है, इसे मैंने छील के धोकर और ये इस तरह से 2 टुकड़े कर लिए हैं, और इन्हें मैं इस गेहूं के अंदर डाल रही हूँ इस तरह से। ये जब गेहूं के अंदर प्याज को डाल के बॉईल करते हैं ना, इसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। आप ज़रूर डालना गेहूं को बॉईल करते वक्त। और इसमें 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, और 2 टेबल स्पून के लगभग मैं यहाँ पर इसके अंदर ऑयल भी डाल रही हूँ। ये ऑयल डालने से क्या होता है कि जब ये कुकर की सीटी बजेगी ना तो ये बाहर फेंकेगा नहीं, आराम से वो अंदर पकता रहेगा, जिससे हमारा किचन, कुकर सब कुछ मैसी नहीं होगा। तो इसलिए आप भी ऑयल ज़रूर डालें। और फिर यहाँ पर मैं अपने कुकर को लीड लगा रही हूँ और इसे मैं गैस पे रखती हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने गैस पे रख दी हूँ और लीड लगा दी हूँ और गैस को ऑन करती हूँ। और ये जो गेहूं है, प्रेशर कुकर के अंदर पहली सीटी आने तक मैं इसे फुल फ्लेम पर कुक करूँगी। और जैसे ही पहली सीटी आ जाएगी तो मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं कर दूंगी, और इसका पूरा कुकिंग टाइम यानी कि गेहूं को गलने के लिए 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए मैंने अपने दूसरे कुकर में दाल को ट्रांसफ़र कर दी हूँ, जो मैंने मिक्स दालें भिगा के रखी थी उनको। और उसके अंदर में मैं ये 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून इसमें भी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और इसमें भी मैं 1 से 2 चमचे ऑयल डाल रही हूँ, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने गेहूं के लिए की उसी तरह से दूसरे कुकर में मैंने दालों के लिए भी की हूँ। और इस स्टेज पर ये सब ऐड करने के बाद में
इसे ज़रा सा चमचे से इसे मिक्स कर देंगे। और इसे भी सेम उसी तरह से कुक करेंगे। पहली सीटी, इसको यहाँ पर मैं लीड लगा रही हूँ, पहली सीटी आने तक का मैं इसे फुल फ्लेम पे रखूंगी। और जैसे ही पहली सीटी इसकी लग जाएगी दालों की, तो फिर मैं इसे स्लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक के लिए मैं कुक करूंगी। इतने टाइम में दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। देखते हैं गेहूं का क्या हाल है 15 मिनट कुक होने के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये गल गया है। इस तरह से ये बस हमें इतना ही ऐसे ही गला हुआ चाहिए था। और इसे मैं अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे ग्राइंड करूंगी। और अगर आपके पास भी हैंड ब्लेंडर है तो आप भी उससे करें, नहीं है तो आप मिक्सी के जार से करें या दाल घोटने से करें। ये सारी चीजें इसी तरह का काम के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखिए, यहाँ पर खूब अच्छी तरह से मेरा ये गेहूं गल गया है। अच्छा, ये जो खिचड़े का गेहूं है, ये किराना शॉप में आप जाके बोलेंगे कि खिचड़े का कूटा हुआ गेहूं दो, तो वो लोग आपको दे देंगे। क्योंकि ये जो रोटी बनाने वाला गेहूं है होता है, ये वो गेहूं नहीं है। इस तरह से इसे देखिए, मैं अपने हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। इसे बहुत ज्यादा पीसना नहीं है, ये दरदरा सा ही होना चाहिए। ये खड़ा खड़ा गेहूं दिखना भी चाहिए खिचड़े में, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में से नहीं लेके आना। इतना ही करने के बाद में ये गेहूं की इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे मिली है। और इसे मैं एक पतीली में ट्रांसफर कर रही हूँ। अभी मैं सारी चीजें इसी तरह से बस बॉयल कर करके, देखिए मेरा बिल्कुल भी तले में लगा भी नहीं है मेरा। इसी तरह से आप भी कुक करेंगे ना तो आपका भी नहीं लगेगा। इसे बनाने में हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी चीज तले में लगे नहीं। अगर ये जरा सी भी लग जाती है कभी चीजें, तो फिर ये पूरे मजे को खराब कर देंगे। देखिए, मेरा बिल्कुल भी नहीं लगा है, मेरा तला बिल्कुल क्लीन है। पानी की क्वांटिटी डाल के बस आप स्लो पे पकाएंगे और उसमें तेल डाल देंगे तो ये सब झंझट से आप बच जाएंगे। आपका बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा गेहूं तैयार। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मैं अपनी दाल को भी चेक कर लेती हूँ कि 7 से 8 मिनट पकने के बाद उसका क्या हाल है। माशाल्लाह, दाल भी मेरी बिल्कुल जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी, मुझे वैसी ही मिली है। और देखिए, बिल्कुल भी ना मेरा गैस मैसी हुआ है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें तेल डाल दी थी, तो ये फिर उसको शोर मचाने नहीं दिया और बहुत अच्छे से ये मुझे कंसिस्टेंसी मिल गई है। इसमें भी चाहिए तो मैं एक 30 सेकंड के लिए अपना ब्लेंडर लगा दे रही हूँ, ताकि जो चने की दाल है वो खड़ी खड़ी दिख रही है ना, वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती वैसी। इस तरह से ये अब मेरी दाल की एक कंसिस्टेंसी मुझे मिल गई है। देखिए, हल्की हल्की सी इसमें ये दालें हैं और गेहूं मेरे थोड़े माशाल्लाह। अब ये सारी चीज़ें हम इसी तरह से बॉईल कर करके इसे तैयार करके सब साइड में रखते जाएंगे। ये मेरी 2 चीज़ें गल गई हैं। अब तीसरी हम गोश्त की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देख लेते हैं, अब गोश्त को गलाने की बारी है। यहाँ पे मैंने 1.25 किलो मटन लिया है। ये बकरे का गोश्त है, जिसके पीस देखिए हमें अच्छे बड़े बड़े रखने हैं। खिचड़े में बड़े बड़े गोश्त रखने हैं। और इसमें बोन वाला भी गोश्त है और बोनलेस भी गोश्त है, क्योंकि बोन वाला गोश्त होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसे बोनलेस में भी बनाते हैं, लेकिन बोन्स के साथ बनाने का अपना ही एक अलग टेस्ट होता है, क्योंकि बोन्स में से जो जूस रिलीज होता है वो किसी भी रेसिपी को बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देता है। और इसके अंदर कुछ मैंने फैट्स वाला भी मटन ली हूँ। खिचड़े के अंदर, दाल गोश्त के अंदर थोड़ा सा फैट्स का भी होना ज़रूरी है। तो ये इस तरह से 1.25 किलो मटन है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ करके 6-7 मरतबा मैंने पानी से धो ली हूँ और धो के मैं इस तरह से रख ली हूँ। यानी गोश्त की क्वांटिटी हमें दाल और गेहूं की क्वांटिटी से डबल या उससे भी ज्यादा रखनी है, क्योंकि खिचड़े में गोश्त का होना बहुत जरूरी है। गोश्त से ही वो एकदम खाने में मस्त टेम्पटिंग लगता है एकदम। तो इस तरह से, तो चलिए मैं इसे अपने प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करती हूँ।
प्रेशर कुकर में मैंने अपने मटन को ट्रांसफ़र की। इसके बाद में ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है जिसे मैंने इस तरह से, देखिए ये ऐसे स्लाइस में मैंने इसे कट की हूँ और मैं इसी प्रेशर कुकर में मटन के अंदर इसे ऐड कर रही हूँ। ये इस तरह से, और इसके अंदर भी मैं अब 2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं हर चीज़ में उसके हिस्से का नमक मैं ऐड करती चली जा रही हूँ। गेहूं में उसके हिस्से का मैंने ऐड की हूँ, दालों में ऐड की हूँ उसके हिस्से का, और अब ये गोश्त की बारी है। और फिर इसके बाद फाइनली मैं मसालों में भी ऐड करूँगी और उसके बाद में अपना चेक करूँगी और कम ज़्यादा रहेगा तो फिर मैं एडजस्ट भी करूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 छोटी प्याली पानी भी ऐड कर रही हूँ मटन को पकने के लिए। इसका कुकिंग प्रोसेस है, मटन है ये, इसे पहले 1 सीटी आने तक के फुल फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी और फिर इसे मैं 12 से 13 मिनट तक के मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 90 to 95% मैं इसमें प्रेशर में इसे पकाऊंगी। बाकी का जो 5 to 10% इसकी कमी रह जाएगी पकने की, वो मैं सारी चीज़ों को मिला के वहाँ पे मैं कुक करूँगी, ताकि मेरा पूरा गोश्त जो है अगर मैंने 100% गला दी तो वो फिर चूरा चूरा हो जाएगा। इसके लिए अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्टार्ट कर देती हूँ और एक सीटी बजने के बाद में स्लो फ्लेम पे इसे मैं 12 से 13 मिनट ही कुक करूँगी। परफेक्ट बिरिस्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये प्याज मैंने ली हूँ, इसे मैंने छील ली, धो ली, और इसके बाद में ये परफेक्ट बिरिस्ता बनाने के लिए अगर हमने इसे इस तरह से ऐसे काट लिया और फिर इस तरह से इसे इस तरह से अगर काटेंगे ना तो वो बिरिस्ता कभी भी आपका परफेक्ट नहीं बनेगा। तो परफेक्ट बिरिस्ता बनाने के लिए हमें इस तरह से काटना है, ये वाली पोजीशन में। चाहे आप 2 करके काटें, इस तरह से काटें, मगर इस तरह से यूं इसे 2 करके इस तरह कभी भी नहीं काटना, आपका बिरिस्ता कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। आज मैं नाइफ से नहीं बल्कि ये मेरे पास स्लाइजर है, मैं इसकी मदद से मैं इसे कर रही हूँ। और इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ मैं आपको कि इसकी थिकनेस कितनी रहनी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिन इसको नहीं करना है, ये इस तरह से। ये देखिए ये इसकी सब थिकनेस है, ये इस तरह से इसकी रहेगी। इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, बल्कि इससे अगर थोड़ा सा और मोटा भी करेंगे ना तो आपका बिरिस्ता बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए दिया होता है, इसे एडजस्ट करके थोड़ा सा और भी मोटा कर दें आप। ये हल्का सा मोटे पे रहेगा ना तो ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये अनियन में जो रहता है ना मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर की वजह से फिर वो उसको सॉगी कर देता है। तो इसलिए जो परफेक्ट बिरिस्ता के लिए दिखाती हूँ मैं आपको कि हमें कैसे लेना, और ये स्लाइजर की हेल्प से ना बहुत फास्ट हमारा काम हो जाएगा। चॉपिंग बोर्ड पे भी आप कर सकते हैं, आपको जिस तरह की प्रैक्टिस है। मैं स्लाइजर ही यूज़ करती हूँ। इसे प्याज को इस तरह से घुमाते जाएंगे और अपने हाथ का भी ख्याल रखेंगे। इसके लिए ना ज़रा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसमें से हमारी उंगली फट से निकल जाती है। ये देखिए ये इसके लच्छे इस तरह से, इसकी थिकनेस है ना ये ऐसी होनी चाहिए। ये परफेक्ट है आपका परफेक्ट बिरिस्ता बनने के लिए। तो ही मतलब जब इस बिरिस्ते का हम इस्तेमाल करेंगे या कोरमे में या बिरयानी में तो वो परफेक्ट आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। ये इस तरह से मैंने अपनी प्याज को मैंने स्लाइस कर ली हूँ और इसको फिर है ना ये सब पूरी प्याज को इस तरह से खोल देंगे, इस तरह से खोल देंगे, ये इस तरह से। और फिर यहाँ पर पतीली में मैंने देखिए तेल भी गरम करने के लिए मैंने रख दी हूँ। और ये देखिए ये मैंने प्याज को अपनी पूरी अच्छे से खोल दी हूँ। और तेल भी जो है ना हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तेल का टेम्परेचर भी ये समझ लो 120 to 150 के बीच में हो, तब हम अपनी ये प्याज को इसमें ऐसे फैला के खोल के इस तरह से ये इसमें ऐड करेंगे। और इस प्याज के अंदर तेल की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि मतलब प्याज पूरा तेल में डूब जाए, तो वो भी हमारी प्याज को जो है बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनने देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से। और ये देखिए ऑयल की क्वांटिटी आप देख लें कि कितनी रहेगी। पूरा अगर प्याज तेल के अंदर डूब गया तब भी वो आपके प्याज को क्रिस्पी नहीं बनने देगा।
ये इतना। और अच्छा, इन सब के डर से थोड़ा सा हमें बच जाने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। फिर हमें रिजल्ट जो है ना, हमारा मनचाहा 100% रिजल्ट हमें मिल जाएगा। हाफ टी स्पून में यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ और इसे अभी मैं फिलहाल फुल फ्लेम पे रखी हूँ। जैसे जैसे इसकी जो है कलर इसका चेंज होने लगेगा, मैं देखिए ये फुल फ्लेम पर ही है। इसके अंदर का जो मॉइस्चर है फटाफट उड़ने देना है फुल फ्लेम पे। इस स्टेज पे हमें स्लो फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है, पूरी फुल फ्लेम पर। और देखिए ऑयल की क्वांटिटी भी आप देख लें। आपने अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया कि प्याज इसमें डूबने लगी तो वो नहीं बनने देगा क्रिस्पी। आगे के स्टेप शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये इतना जो इस स्टेज पर ये मेरी प्याज आई है, अभी तक के मेरी फ्लेम जो है वो फुल है। अभी देखिए यहाँ पर जो इसका कलर देख रहे हैं आप लोग कैसे चेंज हो रहा है, इसका कलर ये चेंज हो रहा है। बस इससे भी 1-2 पॉइंट ये और कलर डार्क की तरफ जाएगा तो फटाफट से इसे हम अपने झारे के अंदर ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई है, वो तुरंत काले पे लेके चला जाएगा। और फिर ये इसमें हम इस स्टेज पे हमें बहुत अलर्ट रहना है। और ये पूरी जो कुकिंग ये फ्राई करने की हुई है अनियन की, ये देखिए ये बिरिस्ता इस स्टेज पर आ गया है। अब इसे मैं ये झारे के अंदर ले लूँगी और फ्लेम को बंद। इस स्टेज पर मुझे इसके ऑयल के अंदर नहीं रखना है। कलर इसका ऑयल इसका पूरी तरह से निकल जाएगा, ये इस तरह से। तो पूरा दबा दबा के ऑयल मैंने निकाल लूंगी। ये इस तरह से ऑयल नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसे टिश्यू पेपर एक ट्रे के ऊपर मैंने लगाई हूँ और उसके ऊपर मैं किचन टॉवेल है ये, इसे मैंने ऐसे लगाई हूँ और इसे फैला के ऐसे हम फैन के नीचे रखेंगे इसे, ये इस तरह से। तो ये 10 से 15 मिनट में ये एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। मेरा बिरिस्ता बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार है। मैं आपको चेक भी करवाऊंगी। इसे देखिए यहाँ पर बिरिस्ता बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल प्याज की जो एक एक स्लाइस है बिल्कुल देखिए छुट्टी छुट्टी है और एकदम ये बिल्कुल क्रिस्पी और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट, ये इस तरह से। अगर आप भी इस रेसिपी को मेरे मेथड से फॉलो करेंगे आपका भी बिरिस्ता बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। ये कुकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। देखिए यहाँ पे मेरा मटन भी गल के तैयार हो गया है, पक चुका है। देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी। ये देख रहे हैं ये गोश्त बिल्कुल ऐसे गला हुआ, ये इतना, इससे ज़्यादा नहीं कि ये चूर चूर हो जाए तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता, इसके लिए ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा मटन भी गल गया है, यहाँ पर हमारा गेहूं भी गल के तैयार है और यहाँ पे हमारी दालें भी गल के तैयार हैं। और अब हम आगे का प्रोसेस मसालों में इनको मिलाने का, मसाले बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके मसाले देख लेते हैं कि आज की जो रेसिपी है खिचड़े की, इसमें मैं कौन से मसाले यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली होममेड मसाले से मेरा खिचड़ा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 टेबल स्पून भर के मेरा 3G पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन और तेज़ वाली हरी मिर्च का ये पेस्ट है। और यहाँ पे मैंने ये 3 तेज़ पत्ते ले ली हूँ, ये 3 तेज़ पत्ते हैं। और ये 2 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी रेड चिली का पाउडर ली हूँ। 3 टीस्पून भर के धनिया और जीरे का मिक्स पाउडर है और 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून ही यहाँ पर गरम मसाला है जो कि मेरा होममेड है। यहाँ पे मसालों के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अदरक लहसुन और गरम मसाला, ये 2 इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और यही आपकी रेसिपी को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने वाले हैं। तो चलिए अब बनाने का इसको फाइनली
शुरू करते हैं स्टेप। मैं गैस की फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ और ये पतीले के अंदर वही वाला अनियन है, ऑयल है जिसमें मैंने अपना बिरिस्ता बनाई थी। ये वाला जो ऑयल रहता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसके अंदर पूरे प्याज का फ्लेवर होता है। तो इस वाले ऑयल को हम जिस कुकिंग में भी इस्तेमाल करेंगे हमारा खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो मैं उसी तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और जैसे ही मेरा ये तेल गर्म हो जाएगा हल्का सा, यहाँ पे देखिए मेरा तेल गरम होने लगा है, तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ये तेज पत्ते को ऐड कर रही हूँ। और एक आधे मिनट के लिए जरा सा मैं ये तेज पत्ते को जो है ये कड़कड़ाने दूंगी। और इसमें देखिए मैं है ना कोई भी साबुत गरम मसाले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खिचड़े में नहीं डाला जाता है। क्यों? खड़े गरम मसाले खाने में बहुत डिस्टर्ब करते हैं और फिर उनको हाथ लगा लगा के चुनना, ये सब बहुत तकलीफ होती है। खिचड़ा और ये सब ऐसी डिश है कि बस इंसान खाना शुरू करे तो वो खाता ही रह जाए। तो फिर यहाँ पे देखिए ये आधा मिनट हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट मसालों में अपना 3G पेस्ट ऐड करने लगी हूँ और इसे मैं भूनूंगी। इसके जो कच्चेपन की स्मेल है ये आधे मिनट में निकल जाएगी। इसकी कच्चेपन की जो स्मेल है ये आधा मिनट भूनने के लिए निकल जाएगी। यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से ये आधा मिनट हो गया है मुझे भूनते हुए। और इसमें से एक अच्छी सी अदरक लहसुन को और मिर्ची को जब हम भूनते हैं ऑयल के अंदर जो खुशबू रिलीज होती है वो खुशबू रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो मैंने अपने सब पाउडर मसाले निकाली थी ये मैं ऐड करने लगी। ये इस तरह से। और अब मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दी हूँ और अब इसे स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से भूनेंगे। कम से कम इसे भूनने में 5 मिनट का वक्त हमें देना है, ये इस तरह से। और फ्लेम जो है गैस की स्लो ही रहेगी। मसाला डालने के बाद कभी भी तेज फ्लेम पे नहीं भूना जा सकता मसाला, वरना फिर वो जल जाता है। देखिए मसाला यहाँ पे मेरा भून के तैयार हो गया है। देख लें कितना दानेदार मसाला हुआ है। हमें इस तरह का ही मसाला चाहिए। और अब जो मटन को मैंने बॉईल करके रखी थी, मैं सबसे पहले इस मटन को इसमें ऐड करूंगी और इसे भी 3 से 4 मिनट में मसाले और गोश्त को आपस में मिलने तक इसे भूनते रहूंगी कि ये दोनों मसाले और गोश्त आपस में मिल जाएंगे। ये इस तरह से। इस वक्त भी मैंने जरा देर के लिए गैस की फ्लेम को तेज कर दी और मसाले और गोश्त को आपस में भूनने तक मैं वेट करूंगी। समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में भी मुझे 5 मिनट जाएंगे। मसाले और गोश्त को भूनने में भी 5 मिनट का टाइम मुझे देना है। गोश्त और मसाले को देखिए यहाँ पर भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब यहाँ पर गोश्त और मसाला दोनों एक जान हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर मैंने जो गेहूं बॉयल करके रखी थी, ये देखिए थोड़ी देर हम रख देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो इसमें फिर मैंने थोड़ा सा 1 कप पानी मिलाई और इसको सबको मैंने थोड़ा ऐसा रनिंग फॉर्म में मैंने ये करी ताकि ये इजीली पतीली में मसालों के अंदर ये पोर हो सके और वहाँ ज़्यादा मेहनत ना लगे। अब इसे मैं इसमें मसाले में ऐड कर रही हूँ जहाँ पे मेरा गोश्त पक रहा है, ये इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो गला हुआ गेहूं था खिचड़े का वो मैंने गोश्त और मसाले में मैंने ये ऐड किया और अब इसे खूब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। अब हम किचन को छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे अभी हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा जब तक कि खिचड़ा हमारा तैयार नहीं हो जाता है। यहाँ पर इसे मसाले में इसे पहले गेहूं को जो हमने बॉईल करके रखे थे मैं वो मिक्स कर रही हूँ और जैसे ही ये मिक्स होने लगा है ये देखिए ये गोश्त मसाला और गेहूं ये सब तीनों एक हो गए। अब इस स्टेज पर जो मैंने दाल को गला के रखी थी ये भी देखिए मैं इसमें 1 चमचा हिला रही हूँ सारी चीज़ें और अब मैं इसे भी अपने मसाले में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो सब चीज़ें एक हो जानी चाहिए और अब किचन को नहीं छोड़ सकते, इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है। खिचड़ा बनाना बहुत आसान है
लोगों को लगता है कि खिचड़ा बनाना बहुत मुश्किल है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये काम, टाइम लगता है क्योंकि ये हमें अलग अलग गलाना है, बस इतना ही। बाकी ये बनाना बहुत आसान है और इसे आप सिर्फ घर के ही मसालों से बनाएं। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मसाला हमारा पड़ा है जो 3G पेस्ट है और होममेड गरम मसाला। बहुत अच्छा खिचड़ा बनके तैयार होगा यहाँ पे। और अभी मेरी गैस की फ्लेम स्लो ही है। ये देखिए, जिस बर्तन में मैंने अपना गेहूं गलाई थी ना, उसमें जो ये लगा हुआ था, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के मैं ये सब छुड़ा ली पतीली में से, ऐसे जैसे बिल्कुल साफ हो गई है। तो ये भी इसे हम अपने ये खिचड़े में ऐड करेंगे और गर्म पानी से ही करेंगे। कुकिंग प्रोसेस इससे फास्ट हो जाएगा और कहीं से कोई भी चीज़ जो है ना अंदर वो लंप नहीं बनने देगा। इसके लिए हमें गर्म पानी ऐड करना है। ये दूसरा मेरा कुकर है जिसमें मैंने दाल गलाई थी, उसको भी मैं थोड़े से गर्म पानी में डाल करके ये सारी दालों को मैं इस तरह से इस कुकर से साफ कर लूँगी और इसे भी मैं अपने इस रेसिपी में ऐड करने लगी हूँ। ये इस तरह से ये इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, दालें, गोश्त, गेहूँ। और इस स्टेज पर मैं नमक चेक करने लगी हूँ अभी कि नमक की कंसिस्टेंसी इसके अंदर कैसी है। मैंने गेहूं के हिस्से का नमक, दालों के हिस्से का नमक और गोश्त के हिस्से का नमक सब में ऐड करती गई थी। नमक यहाँ पे मुझे कम लग रहा है। इसमें अब तक के टोटल 3 टीस्पून मैंने नमक डाली हूँ। 3 टीस्पून नमक के बाद अभी 1 टीस्पून मैं इसमें और मजीद ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है। अब इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगा। और इसे इसी तरह चलाते चलाते इसे पकाएंगे और इसके पूरी तरह से 100% बॉयल आने का वेट करेंगे। अगर हल्की सी बॉयल पर ही हमने चूल्हा बंद कर दिया तो ये खिचड़ा जो है फिर वो 3-4 घंटों में फिर खराब हो जाएगा। और जब इसे इस स्टेज पर सब मिक्सिंग के बाद पूरा 100% बॉयल होने तक इसे पकाएंगे तो ये खिचड़ा तो आराम से 2-3 दिन भी हम फ्रिज में रख के खाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खिचड़ा यहाँ पे मेरा बिल्कुल पक के पूरी तरह तैयार है। 100% ये बॉइलिंग पॉइंट पर है। हर चीजें पक चुकी है बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए कितना अच्छे से ये पक रहा है, पूरा सब जगह इसके अंदर बॉयल आ रहा है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस मैंने एंड तक का अभी बहुत ही स्लो फ्लेम पर ही मैंने की हूँ और कंटिन्यूस इसमें चमचा में हिलाती रही हूँ। अच्छा, खिचड़ा बनाने के समय टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो शेयर करना भूल गई हूँ कि जो भी बर्तन आप यूज करें उसका तला बहुत मोटा होना चाहिए, वरना ये लगने का डर होता है और एक मरतबा अगर खिचड़ा कहीं पर लग गया पूरा मज़ा ख़राब। तो ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये देखिए इस स्टेज पर ये मेरा तैयार हो चुका है कि पूरी तरह से इसमें कैसे बॉयल आ रहा है। ये देख लीजिए ऐसे एकदम ज़बरदस्त। नमक मिर्च मैंने सब अपना चेक कर ली हूँ, बहुत परफेक्ट है, बहुत टेस्टी, एनहांसिंग टेस्ट है इसका, एकदम बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल। ये इस तरह से। और अब यहाँ पर मैं अपने गैस की फ्लेम को बंद करने लगी हूँ और इसे लीड से कवर करने भी लगी हूँ। और इसके बाद एक स्टेप और इसके खिचड़े का रह गया है, वो है इसका बघार। तो यहाँ पे बघार लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा बर्तन रख ली हूँ और उसमें मैं ऐसे 2 टेबल स्पून प्योर घी ये मैं ऐड कर रही हूँ। आप भी करेंगे तो आपका भी खिचड़ा बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। और इसी में मैं 2 टेबल स्पून और ऑयल भी ले रही हूँ जिसे हम गार्निशिंग के टाइम पर डाल के खाएंगे इस बघार को। और अभी मैं अपने पूरे खिचड़े पर भी लगा रही हूँ, शेयर करती हूँ। तेल और घी जो मैंने डाली थी वो गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम मेरी बंद है। तो इस स्टेज पर मैं एक ज़रा सा रुक करके मैं 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ये मैं इस बघार में ऐड कर रही हूँ। और इसी स्टेज पर मैं 1/4 टीस्पून 3G पेस्ट को भी मैं ऐड कर रही हूँ। और गैस की फ्लेम बंद है, ध्यान रखना, वरना ये रेड चिली जल जाएगी और ये काले रंग की हो जाएगी, फिर वो आपका बघार खूबसूरत नहीं लगेगा।
और टेस्टी भी नहीं लगेगा। ये बघार लगाने का 2 इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो आपकी रेसिपी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखाता है और फ्लेवरफुल भी कर देता है, फ्लेवर को टोटली एनहांस कर देता है। ये इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। और अभी एक ज़रा सी देर के लिए मैं एक समझ लो कि आधे सेकंड के लिए मैंने फ्लेम को ऑन की, बस, ताकि वो जिंजर गार्लिक जो है वो पक जाए। बस यहाँ पर देखिए आधा सेकंड हो गया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई बन। और ये हमारा बघार तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे अपने खिचड़ी के ऊपर इस तरह से इसे मैं पोर कर दूंगी। ये इस तरह से पोर करने के बाद में थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, मैं सर्विंग के टाइम पर इस बघार का इस्तेमाल करूँगी। ये इस तरह से, ये देखिए। और अभी इस स्टेज पर मैं वापस से लीड लगा के इसे 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी और उसके बाद में 10 मिनट बाद में सर्व करूँगी। चलिए सर्व कर लेते हैं। खिचड़ी की कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, सर्विंग के टाइम पर इतनी ही रहनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसे जो हमने बघार लगाया था वो भी गार्निशिंग के टाइम पर हमें यूज़ करना है। इस तरह से बेरिस्ता की हुई हमारी प्याज, ये इस तरह से। और ये हरा धनिया पुदीना उसमें ऐड डायरेक्ट पतीले में नहीं करना, क्योंकि उससे फिर वो खिचड़ी को जल्दी से ख़राब कर देगा। इस तरह से। और इसमें खूब सारा नींबू निचोड़ के हम इसे एंजॉय करेंगे। फ्लेवरफुल पुदीना भी ढेर सारा एकदम डालेंगे, बहुत मज़े का ज़बरदस्त रेसिपी है ये खिचड़ी की। बहुत ही ये बावर्ची स्टाइल का है, ना तो इसमें दही है ना टमाटर है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। और